जाति और धर्म दोनों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। हम लोग, बिहार की जनता सिर्फ सरकार नहीं बिहार को बदलना चाहती है और नौकरी उसमें प्रमुख है, रोजगार उसमें प्रमुख है। तो उन्होंने नमस्कार दोस्तों, बिहार में काबा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं कि रोजगार कौन देगा, महिला सुरक्षा कौन देगा, और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये बना है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर उनको तो हटा ही देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव ये बड़ा वादा करते नजर आए कि 20 दिन में एक परिवार को, एक शख्स को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब जनता इन चीजों पर कैसे विश्वास करे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी है, सीधी बातचीत करते हैं कि मुद्दा ये है कि बिहार की जनता इस बार क्या चाहती है, नेताओं को क्या लगता है। देखिए, बिहार की जनता पिछले 20 साल से कहें तो एक तरह की सरकार को झेल रही है। अगर 17 महीने और 20 महीने का सरकार देख लें, जिसमें आरजेडी भी थी 2015 से लेकर 2017 तक या 2022 से लेकर 2024 तक, ये दोनों समय काल को छोड़ दें तो बाकी 17 साल में जिन्होंने क्लेम किया कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, नौकरी देंगे, उन लोगों ने पूरे बिहार में 10 लाख नौकरी रोक कर रखा। आपने देखा होगा कि 2020 में हमने जब कहा, हमारे नेता ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे पहले हस्ताक्षर से, तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। नीतीश कुमार जी स्टेज से बोल रहे थे कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये तमाम तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब 2022 में हम उनके साथ आए, तेजस्वी जी आए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, तो उन्होंने एक सप्ताह के अंदर उसी चीफ मिनिस्टर से 15 अगस्त को, 9 अगस्त को ज्वाइन किए और 15 अगस्त 2022 को उन्होंने गांधी मैदान से अनाउंस कराया कि 10 लाख नौकरी ही नहीं, 10 लाख रोजगार भी देंगे। और 17 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5 लाख नौकरी उन्होंने दी। उन्होंने 4.5 लाख शिक्षा कर्मी को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया जितने भी डिपार्टमेंट में थे। और एक खास बात है, उस दौरान जो बीपीएससी से जितने भी नौकरी लगे, आपने पेपर लीक का नाम नहीं सुना होगा। 17 साल की सरकार में, जिसमें एनडीए रही, भाजपा और जदयू, उसमें कितने बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक का मुख्य अभियुक्त का क्या स्थिति अभी भी जेल में है, ये तमाम तरह की आप देख सकते हैं। तो अभी बिहार की जनता को ये लगता है, जिसमें कि हमारे नेता ने सीधा संवाद किया पूरे बिहार से 2-2 बार, वो चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, चाहे बिहार अधिकार यात्रा हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े संख्या में लोग सामने आए और उनकी बातों को सुना। और जब वो संवाद कर रहे थे तो उनसे उनको यह हौसला मिला कि बिहार की जनता सिर्फ सरकार नहीं बिहार को बदलना चाहती है और नौकरी उसमें प्रमुख है, रोजगार उसमें प्रमुख है। तो उन्होंने ये वादा किया है कि जो नौकरी की बात हम कहते हैं, हर घर में सरकारी नौकरी होगी और 20 दिन के अंदर विधानसभा से नियम पारित करा के इस चीज़ को हम अमली जामा पहनाएंगे। तो इस तरह की बात करने वाले नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा हो, तो जाहिर है कि बिहार की जनता पसंद कर रही है, विश्वास कर रही है और सरकार परिवर्तन होके रहेगा, ऐसा लगता है। बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उससे अच्छे से सब लोग वाकिफ है। लोग कहीं ना कहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद स्थिति ऐसी है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा में बदलाव किस तरीके से तेजस्वी यादव की सरकार करे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, अगर खासकर हायर एजुकेशन को देखें तो वो बीजेपी के पास है, गवर्नर के हाथ में सब कुछ है। आपको अभी भी पता है कि जो 3 साल में डिग्री मिलती है वो अभी भी 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है। जो हर महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए प्रोफेसर को, वो नहीं मिलती है, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना। अभी इस तरह का काम ये कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि तमाम तरह के छूट देने का, जिसको रेवड़ी को ये पसंद नहीं करते थे, विपक्ष अगर वो बात करता था तो उसको खरी खोटी सुनाते, तो वो खुद ही आगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 17 महीना में उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो बिहार का शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, जिसमें कि कई सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पर ना लाइब्रेरी है, ना प्रयोगशाला है, और जो सत्र है वो तो डिले है ही। सबसे पहले उसको ठीक करने की प्राथमिकता हमारी होगी। और महिला सशक्तिकरण बेहद ज्यादा जरूरी है, वो कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी हो। अब देखिए कि जो एनडीए है वो तो 10-10 हजार दे चुके हैं कुछ महिलाओं को, या नहीं भी 1 करोड़ का आंकड़ा वो लोग बता रहे, वो अलग बात है। और इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो माई बहन योजना के तहत कहा जा रहा है कि 25 रुपए हर महीना दिया जाएगा। तो जो महिलाएं हैं वो 10,000 पे ही टिक जाए या 2500 का इंतजार करें? नहीं, देखिए, बात एकदम स्पष्ट है कि आप जो चीज़ दे रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। जिस बिहार को आपने पलायन प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया है, उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है, कोई निवेश नहीं है। आपको मालूम होगा
कि कोई उद्योग उन्होंने लगाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस मोतिहारी में कहा कि अगले बार आएंगे तो वहीं से हम चाय पिएंगे, वो अभी तक नहीं खुल पाया। लेकिन 17 महीने के शासन में हमने रीगा का जो चीनी मिल है वो खोल कर दिखाया। तो कौन कर सकता है, ये बड़ी बात है। आप 10,000 जिन महिलाओं को देख रहे हो, कैसे आपको वोट देंगे? उनके बेटे बेरोजगार हैं, उनके पति और बेटे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। सिर्फ 10,000 रुपया देकर आप चाहते हैं कि बिहार के महिलाओं को ठगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो महिला है जो नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पे 65% महिलाएं अनिमिक है। तो ये तमाम तरह की बातों को ध्यान में रख के और बिहार की जनता निर्णय करने वाली है। हमने पहले भी जब जातीय सर्वे कराया तो पूरे परिवार की स्थिति बताई और यह भी बताया कि 54.5 लाख परिवारों की जो आमदनी है वो 6,000 से नीचे है। वैसे स्थिति में तो आपको ऐसे योजनाएं लाने पड़ेंगे जो कि कुछ कालखंड में परिवर्तन दिखे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने 10,000 रुपया दे दिया, ट्रांसफर कर दिया और सारी समस्या हो। तो उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं है कि समस्या का समाधान होता तो 17 साल में दिखा होता, कोई दृष्टि होती। तो ऐसा नहीं दिखा। हम इस बार चाहेंगे कि जब हम 2500 रुपये की बात करते हैं माई बहन मान योजना की, तो हम पूरे महिलाओं की स्थिति बदलना चाहते हैं। वो महिलाएं घर में रहती हैं, उनके बच्चे साथ में होते हैं, वो अनिमिक हैं, तो अपने खान पान पे भी ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चों को शिक्षा पे भी ध्यान दे सकती हैं। तो एक परिवार को अगर 2500 रुपया दिया जाए तो कुछ क्वालिटी परिवर्तन हो सकता है। उसके साथ साथ और भी जो सुरक्षा के लिए हो, विकास के लिए हो, तमाम तरह की योजना लाएंगे। नवल जी, एक आखिरी सवाल करूंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के राज्यों के चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण यहाँ पे देखने को बहुत मिलता है। तो क्या बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि समीकरण में अगर लोग बढ़ते नजर आएंगे कि इस जाति का उस जाति का, तो उससे कहीं ना कहीं किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा? देखिए, समाज की ये सच्चाई है कि जातीय स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जो बात करते हैं और जो भाजपा बात करते हैं, दोनों में मौलिक अंतर है। हम कहते हैं कि जातीय गैर बराबरी को दूर करनी चाहिए, जिसके लिए हमने 1990 और 2005 के भी अंत में किया था, जिसको सामाजिक न्याय का नाम दिया गया। अब हम जो बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय हो चुका है तो आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के अलग अलग तरीके होंगे। वो कब होंगे? जब आप कास्ट सर्वे कराएंगे तब। आपको मालूम ही नहीं होगा कि कास्ट की स्थिति क्या है, कौन सी कास्ट कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती रही कि जातीय जनगणना वाले वही करते हैं जो जातिवादी हैं। जैसे ही जातीय जनगणना हुआ, आपने देखा होगा कि 2021 में उन्होंने अभी तो गणना ही नहीं करा। जातीय जनगणना कब होगा? जब पूरा यह संदेश चला गया कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ और उसके आधार पे आबादी के आधार पे हिस्सेदारी तय हुई 65%, 50 को संवैधानिक धारा को तोड़ के सीलिंग को तोड़ के हमने 65 किया। तब उन्होंने कहा कि अब हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है या जो उनके कदम हैं, वो जाति और धर्म दोनों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। हम लोग जो बात करते हैं कि धर्म का बात करते हैं कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं संविधान के अनुसार, लेकिन वो धर्मों के बीच में लड़ाना चाहती है। तो वो हम नहीं चाहते हैं और वो हम होने भी नहीं है। बिहार की जो भूमि है वो धर्मों के बीच में लड़ाई नहीं होता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। जाति की राजनीति यहाँ पे नहीं होती है। जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की राजनीति होती है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या आरजेडी इस पर खरी उतरेगी? बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमने उस तरह का काम भी किया है। जब हमने कहा कि 50% से इस आंकड़ों को बढ़ा के 65 करें, तो उसका उद्देश्य यही था। और आप देखिए ना कि मात्र 2% नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसी की बात हो रही है। 98% तो प्राइवेट है, वो चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि उसमें भी सरकार जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए उसमें। चलिए।